अब आ जाइए छोटे छोटे टॉपिक के क्रम में। अब अगला टॉपिक आप लीजिए धारा घनत्व, है ना, यानी करंट डेंसिटी। ठीक है साहब। अब करंट डेंसिटी को पहले एक वो वे में समझिए जिसमें हमें आपको काम है ना। करंट डेंसिटी आप चाहें तो सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं, इकाई क्षेत्रफल में धारा को धारा घनत्व कहते हैं। लेकिन क्योंकि अपन बेसिक पढ़ने निकले हैं तो अपन उस पर्टिकुलर चीज को फोकस करेंगे कि काट क्षेत्रफल या क्षेत्रफल किसे कह रहा है। जैसे मैंने इस चैप्टर को चालू किया था तो मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि इस चैप्टर में क्षेत्रफल का मतलब चालक से नहीं रहेगा। इस चैप्टर में क्षेत्रफल का मतलब काट क्षेत्रफल से रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि बेलन है तो बेलन को बेलन के नजरिए से ना देखें, बेलन को आप चकटियों में विभाजित या चकटियों से बना एक आकार समझें। तो सब जैसे मैंने सामान्य भी डेफिनेशन दी आपको कि इकाई क्षेत्रफल में धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इससे देखो आपका एकेडमिक में तो काम चल रहा है, वहां तो कोई इतनी डेप्थ में उतरने वाला नहीं है। लेकिन यहां क्षेत्रफल का तात्पर्य काट क्षेत्रफल होता है तो मैं परिभाषा को डीप ले जाता हूं, गहराई में लेके दिखाता हूं आपको। चालक के काट क्षेत्रफल के इकाई क्षेत्रफल में धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धारा की दिशा में होती है, यानी प्रवाहित धारा के अनुदिश होती है। तो सब मैंने कहा था नहीं, क्षेत्रफल का मतलब काट क्षेत्रफल है, इसलिए मैंने परिभाषा को थोड़ा सा संशोधित कर दिया और बोल दिया कि साहब चालक के काट क्षेत्रफल के इकाई क्षेत्रफल में धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धारा की दिशा में होती है ना। सिंपल जो आपके काम आने वाली बात है वो यहां लिख देता हूं, है ना। दूसरी बात आपके काम में नहीं आएगी पर बेसिक के नाम पर है, इसलिए उसको बोलना पड़ेगा। अब दूसरी बात पे आ जाओ। यदि चालक के संपूर्ण काट क्षेत्रफल कैपिटल ए, मैंने काट क्षेत्रफल को बोल दिया कैपिटल ए, है ना। तो चालक के संपूर्ण काट क्षेत्रफल कैपिटल ए के अभिलंबवत धारा कैपिटल आई हो तो इकाई क्षेत्रफल में धारा अर्थात धारा घनत्व J बराबर I/A। देखो आपका काम इसी से चल जाएगा, है ना। धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपका काम तो इसी से चला गया, है ना। आप इसी से बोल दें कि साहब इकाई क्षेत्रफल में धारा J बराबर I/A है ना। पर मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है यदि चालक के संपूर्ण काट क्षेत्रफल कैपिटल A के अभिलंबवत धारा कैपिटल I है तो एकांक क्षेत्रफल में धारा अर्थात धारा घनत्व। अब साहब ऐसा बोलने के पीछे क्या रीजन था, तो अब सुनो। यदि काट क्षेत्रफल धारा की दिशा में नहीं हो, यह सब धारा की दिशा मैंने दर्शा दी, यह धारा की दिशा कैपिटल I। मैंने अब कहा कि यदि काट क्षेत्रफल धारा की दिशा में नहीं हो, ये मैंने अब देखो काट क्षेत्रफल दिखा दिया, उसका छोटा सा मैंने एक अल्पांश ले लिया। अपन जानते हैं क्षेत्रफल की दिशा सदैव तल के लंबवत होती है, ये मैंने छोटा अल्पांश लिया है तो ये मैंने लिख दिया डेल्टा ए। ठीक है साहब, क्लियर होगी। अब धारा और काट क्षेत्रफल के बीच कोण कितना है, थीटा है। तो धारा की दिशा में क्षेत्रफल देखो कितना हुआ, डेल्टा ए कॉस थीटा। अब अगर अपन धारा घनत्व लिखें तो क्या आएगा, J बराबर I/डेल्टा ए
कॉस थीटा, यानी अगर मैं अब लिखूं I इज इक्वल टू, तो अब लिख सकते हैं अपन J डेल्टा A कॉस थीटा, यानी I इज इक्वल टू J डॉट डेल्टा A। तो सब धारा घनत्व सदिश राशि है, लेकिन धारा अदिश है। क्यों है? आप रीजन दे सकते हो, क्योंकि धारा किससे प्राप्त होती है? धारा घनत्व व क्षेत्रफल के डॉट प्रोडक्ट से प्राप्त होती है। तो सब अब अगर मान लो दोनों एक दिशा में है तो थीटा बराबर 0 लिख दो। को 0 लिखते ही I बराबर J डेल्टा A रह जाएगा, यानी J बराबर I अपॉन डेल्टा A हो जाएगा। सिंपल सा काम है। इसको आप वेक्टर या इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं, ये लो सब J डॉट DA। वो यहीं से मैं कह सकता था इसको DA कह दें, इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब धारा घनत्व में आपके जो काम आएगा वो इतना सा पोर्शन है। क्लियर साहब? अब इसमें छोटी सी बात समझ लें, क्योंकि मैंने जब धारा चालू की तो मैंने धारा चालू करते ही आपसे कहा कि असमरूप काट क्षेत्रफल, यानी जिसका रूप एक जैसा नहीं हो। अभी जैसे बेलनाकार में तो एक जैसा समरूप है, लेकिन उबड़ खाबड़ काट क्षेत्रफल भी हो तो असमरूप काट क्षेत्रफल में प्रत्येक बिंदु पर धारा का मान समान होता है, ऐसा मैं शुरू में ही कह चुका। लेकिन क्षेत्रफल के साथ साथ दिशा पर निर्भर करने के कारण काट क्षेत्रफल के अलग अलग बिंदु पर धारा घनत्व का मान अलग अलग होगा। दोबारा सुन लें इस बाइन को कि सब असमरूप काट क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु पर धारा का मान एक समान होता है। क्लियर? लेकिन क्षेत्रफल तथा दिशा पर निर्भरता के कारण चालक के काट क्षेत्रफल के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर धारा घनत्व का मान भिन्न भिन्न होगा। यह आप जान के रखें। यह सब धारा व धारा घनत्व और उससे संबंधित छोटे छोटे टॉपिक। अब सब धारा का प्रवाह किस तरह से होता होगा उसका एक वर्जन लेकर कोशिश की जाएगी कि आपको लाइव फेनोमिना दिखाकर किया जाएगा, है ना? तो सब अब टॉपिक लेते हैं अपन। बच्चों अभी तक कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एकेडमिक वालों के लिए कह रहा हूं, वैसे बेसिक पढ़ो, बड़ा मजा आएगा, है ना? तो सब चालकों में धारा प्रवाह या धारा चालन, है ना? धारा चालन कह दें या धारा प्रवाह कह दें। क्लियर साहब? चालकों में धारा चालन। क्लियर? अब यहां पर एक स्टोरी सुने आप। स्टोरी है, फिर इसके बाद धारा के टॉपिक थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो चलने लग जाएंगे। पहले इस टॉपिक को समझें। इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं एक बड़ा सा बेलन या बेलनाकार चालक बनाता हूं, है ना? मेरी कोशिश ये है बच्चों कि मैं आपको एक फेनोमिना उस तरह से दिमाग में बिठा सकूं कि यार धारा चल कैसे रही होगी, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, वो कोशिश की जा रही है। देखते हैं कोशिश में अपन कामयाब भी हो सकते हैं और जरूरी भी नहीं है। इसमें साहब ये कई सारे धनायन स्थिर दिखा दें धात्विक बंध में, जैसा केमिस्ट्री समझाती है। मैं केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि वो बातें बोल सकूं जो केमिस्ट्री आपसे बोलती होगी, ऐसा मेरा प्रयास है। डेंसिटी चालक की बहुत ज्यादा होती है। डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो आप ये तो अज्यूम ही मत करिए कि कहीं धातुओं के अंदर मुक्त स्थान मिल जाए, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा। नहीं, मुक्त स्थल होता है लेकिन बहुत लंबे चौड़े मुक्त स्थल नहीं होते। अब एक इलेक्ट्रॉन से कहानी चालू करते हैं। आप एक से अनेक इलेक्ट्रॉन से भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है ना? जैसी स्टोरी आपको समझनी हो, मैं तो एक इलेक्ट्रॉन से पकड़ के समझाने की कोशिश करूंगा। अब बात को समझे साहब ध्यान से। चालकों में इलेक्ट्रॉन
ये चालक परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं। बहुत शांति से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, है ना। पहला तो भद्र इलेक्ट्रॉन, भद्र इलेक्ट्रॉन, अंग्रेजी में ज्यादा अच्छी आपको समझ में आएगी बात, बाउंड इलेक्ट्रॉन। एक तो चालक परमाणु में इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं बता दिया जाएगा। दूसरे मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। स्टोरी है, प्रेम से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि एग्जैक्टली फेनोमेना क्या होता होगा। चलो सब, जो चालक परमाणु की आंतरिक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है जिन पर नाभिक का प्रबल आकर्षण कार्यरत है, वह इलेक्ट्रॉन गति के लिए मुक्त नहीं होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को बाउंड या बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धारा प्रवाह में इन इलेक्ट्रॉनों की भूमिका नहीं होती है। क्लियर? क्योंकि ये नाभिक के समीप है, नाभिक में या नाभिक के कारण इन पर प्रबल आकर्षण कार्यरत रहता है। यह आंतरिक कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है जो गति के लिए मुक्त नहीं है, है ना। इससे इन इलेक्ट्रॉन को बाउंड यानी बद्ध इलेक्ट्रॉन कहा गया है। अब आइए दूसरी बात पर। बाह्यतम कोश में जिन इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का दुर्बल आकर्षण कार्यरत रहता है उन इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मात्र ऊष्मीय ऊर्जा से, आपने 11वीं में पढ़ा होगा जब आपने चालकता या थर्मोडायनामिक्स वाला पोर्शन पढ़ा, तो वहां पर ऊष्मा वगैरह के संदर्भ में जब हमने गैस वेस वाले चैप्टर पढ़े वहां पर ये चीजें आई हुई हैं, ठीक है साहब। तो चालक के अंदर ऊष्मीय ऊर्जा के कारण ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक। अब कहानी को सुनिए। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अभी विद्युत क्षेत्र नहीं लग रहा है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक के अंदर यह मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक, इंग्लिश में कहें रैंडम, हिंदी में कहें अनियमित गति करते हैं और अति तीव्र चाल लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड से ये चलते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को अगर आप अज्यूम करना चाहते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को सिनेरियो देखना चाहते हैं, सीन देखना चाहते हैं, तो आप ऐसे समझें इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अवस्था ठीक वैसी ही होती है जैसी गैस में या पात्र में भरी गैस के अणुओं की। यानी पात्र में भरी गैस के अणु को देख लो और विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक के अंदर उपस्थित इन इलेक्ट्रॉनों को देख लो। दोनों का बिहेवियर एक जैसा होता है, दोनों का मोशन रैंडम होता है, यानी कोई निश्चित दिशा में ये गति करते ही नहीं है। इसलिए चालक के अंदर इन इलेक्ट्रॉनों को या मुक्त इलेक्ट्रॉन को कभी कभार इलेक्ट्रॉन गैस नाम से भी पुकारा जा सकता है या जाता है, क्योंकि कंपैरिजन किससे हो रहा है? गैस से भरे पात्र में उपस्थित अणुओं की गति से। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति के दौरान धनायनों से और अन्य इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं, लेकिन यह टक्कर प्रत्यास्थ होती है, अर्थात इस टक्कर में इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा बदलती है, मान नहीं, है ना। इसलिए इस चक्कर को कहा गया है प्रत्यास्थ चक्कर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी निश्चित दिशा में प्रवाहित नहीं होते। इसलिए इन या इस अवस्था में धारा की उत्पत्ति नहीं होती है, यानी कोई धारा उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए आप देखते हो कि जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, चालक है। अब हम जानते हैं इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, क्लियर, जानते हैं, लेकिन
ये मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह की धारा पैदा करने चाहिए, नहीं करते। उसका रीजन है क्योंकि जब ये अनियमित या यादृच्छिक गति कर रहे हैं, इनकी टक्कर प्रत्यास्थ है, तो बार बार ये अपनी दिशा को बदलते जा रहे हैं। वेग में परिवर्तन हुए बिना उसकी दिशा बदलती जाती है। दिशा बदलती जाती है तो इनके वेग का औसत शून्य है, और जब इनके वेग का औसत शून्य है तो फिर आवेश प्रवाह की दर ही नहीं है, और आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। जब आवेश प्रवाह की दर ही नहीं तो धारा शून्य होगी। अब इसका मैं आपको विजुअलाइज कराऊं, कंपैरिजन कराऊं। एक जैसे समतल मैदान है, समतल मैदान को 10 बच्चों को दिखा दें और 10 बच्चों को अच्छी तरह से दिखा दें कि वो इसमें दौड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं गिरने की कोई अवस्था नहीं है। अब ऐसा दिखा के अब उन बच्चों के आंखों पर पट्टी बांध दें, आंखों पर पट्टी बांधकर उन बच्चों से कहें कि आप दौड़िए। स्वाभाविक है, प्रत्येक बच्चे ने खुली आंखों से देख रखा है कि कहीं हमें ठोकर लगेगी नहीं, ज्यादा हम आपस में टकरा सकते हैं। क्लियर? टकराने से बचने के लिए वो चिल्ला भी सकते हैं, चिल्लाते चिल्लाते भागें तो आवाज से हमें पता पड़ जाए कि भाई मैं किसी आवाज के समीप जा रहा हूं, तो वो अपनी दिशा बदल देगा। ये बच्चे जब भागेंगे तो क्या बच्चों का ये समूह जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी है, क्या किसी एक दिशा में जाता हुआ प्रतीत होगा? नेवर। ये बच्चे इस मैदान में भिन्न भिन्न दिशाओं में भटक जाएंगे, है ना। कोई दाएं जाएगा तो कोई बाएं जाएगा, कोई आगे जाएगा तो कोई पीछे जाएगा। स्वाभाविक है, ये पूरा समूह किसी एक निश्चित दिशा में नहीं है। इस पूरे समूह के वेग का औसत शून्य होता है। एग्जैक्टली विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में यही सिचुएशन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की होती है। वह किसी निश्चित दिशा में गति करते हुए प्रतीत नहीं होते। इसलिए तो मैंने उनको क्या कहा, इलेक्ट्रॉन गैस का। तो निश्चित दिशा में गति करते हुए प्रतीत नहीं होते। इन इलेक्ट्रॉनों के वेग का औसत शून्य होता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में धारा की उत्पत्ति संभव नहीं है ना। इससे पात्र में भी आप देख लें, जब पात्र में गैस भरी है तो क्या पात्र में गैस के अणु किसी एक निश्चित कोने में सीमित हो जाएंगे या किसी एक निश्चित तल के समीप हो जाएंगे? नहीं होते। अनियमित दिशा में तो गैस के पात्र में सभी जगह गैस का घनत्व तो एक समान होता है, तो उन अणुओं के वेग का औसत क्या माना जाएगा? शून्य ही माना जाएगा, क्योंकि किसी एक दिशा में वो अणु बढ़ ही नहीं रहे। चलो साहब, ये एक सिचुएशन होगी। अब सिचुएशन नंबर 2, E इज नॉट इक्वल टू 0। जब हम चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित कर, अब देखो, सेल लगाना, ऊर्जा देना, विभवांतर स्थापित करना, विद्युत क्षेत्र लगाना, चारों बातें एक ही हैं। दोबारा, सेल लगा देना, विभवांतर स्थापित करना, विद्युत क्षेत्र आरोपित करना, ऊर्जा देना, चारों बातें एक ही हैं। तो साहब, अब मैंने विभवांतर स्थापित कर दिया। अब चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। यह चालक के अंदर मैंने विद्युत क्षेत्र बता दिया। अब साहब, जैसे आप विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, यानी किसकी तरफ गति करेगा? धन की तरफ गति करेगा। अब सिचुएशन देखना, अब मजा, अब चेंज हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन धनाग्र की तरफ यानी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध गति करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध गति करेगा तो धनायन से टकराएगा, अन्य इलेक्ट्रॉन से भी टकराएगा। पहले टक्कर मैंने बोली थी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में टक्कर कौन सी होती है? मैंने बोला था ये टक्कर प्रत्यास्थ होती है, इलास्टिक। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं और टकराकर गतिज ऊर्जा खो देते हैं। फिर साहब, विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल F बराबर QE, जो स्थिर विद्युत की में पढ़ा था, यह इलेक्ट्रॉन को पुनः त्वरित करेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, टकरा गया, टकराने के बाद क्षण भर के लिए ये रैंडम मोशन कर रहा है, क्षण भर के लिए। लेकिन विद्युत क्षेत्र विद्युत बल लगाकर पुनः इसे किधर त्वरित करेगा? धनायन की तरफ। फिर ये चलेगा, लेकिन फिर टकरा जाएगा।
जब टकराएगा तो टकराने के समय अपनी गति ऊर्जा का क्षय कर देगा, खो देगा। तो स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉनों की विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद जो टक्कर है वह टक्कर अप्रत्यास्थ है। तो पहले टक्कर प्रत्यास्थ थी, अब टक्कर अप्रत्यास्थ है। क्लियर सब है ना? अब ये बार बार टकराता है, अपनी अर्जित गति ऊर्जा को खोता है, फिर क्षण भर के लिए इसकी गति अनियमित हो जाती है, जैसे ये दिखाई मैंने। फिर वापस विद्युत क्षेत्र इसे एक निश्चित दिशा में त्वरित कर देता है, फिर ये टकराता है, फिर अर्जित गति ऊर्जा खोता है ना? लेकिन अब ये भले टकराते टकराते ही पर बढ़ेगा किधर? धन आयन की तरफ। अब आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के वेग का औसत शून्य नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन के वेग का औसत 0 नहीं है, ठीक है साहब? अब ये एक निश्चित दिशा में बढ़ रहा है, भले ही इसके एक निश्चित दिशा में बढ़ने का वेग बहुत कम 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड हो, लेकिन अब यह निश्चित दिशा में बढ़ता है। अब धारा की उत्पत्ति होगी, है ना? तो सब धारा कभी भी, चाहे हम गैसों में देखें, चाहे हम द्रवों में देखें, चाहे अर्धचालक में देखें, चाहे धातुओं में देखें, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति, आवेश वाहकों की अनियमित गति के कारण उनके वेग का औसत शून्य होता है। फलस्वरूप विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कभी भी किसी में भी धारा की उत्पत्ति नहीं होती। लेकिन विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर यह समूह एक निश्चित दिशा में बढ़ता हुआ प्रतीत हो, भले ही बहुत धीमे ही हो, क्योंकि अब धीमे इसलिए है, कारण उसका समझो, ये टकरा टकरा के अपनी अर्जित गति ऊर्जा को खो रहा है, ठीक है साहब? यहीं से निकलेगा धारा का बेसिक। बस छोटी छोटी दो बातें समझाए तो यह अगला लेक्चर, क्योंकि मैं धारा का बेसिक अगले लेक्चर से चालू कर दूंगा। तो साहब ये सीन मैं आपको फिर दिखा दूंगा हालांकि, लेकिन ये सीन अब काम का है। आप ये देख रहे हो, विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है, टकराता है, अर्जित गति ऊर्जा को खोता है, फिर वापस उसे विद्युत क्षेत्र त्वरित करता है, फिर वो चलता है, फिर टकराता है, फिर टकराकर अनियमित गति करने लगता है। अनियमित गति जब वो करेगा वो ऊष्मीय ऊर्जा से करेगा, और निश्चित दिशा में जब गति करेगा तो विद्युत बल के कारण करेगा। विद्युत बल उसे किधर त्वरित करता जा रहा है? धनाग्र की तरफ। तो भले गिरते पड़ते उठते वो बढ़ेगा किधर? इस तरफ ही बढ़ेगा। यानी आप इस सीन को अज्यूम करना चाहते हैं तो इससे समझ लें कि जैसे मान लीजिए हमने एक पहाड़ पर 10 जनों को खड़ा कर दिया, पहाड़ की चोटी पर उनको दिखा दिया आप कहां खड़े हो, अब आंख पर पट्टी बांध दी, अब उनसे कहा कि साहब आप चलो। अब वह जानते हैं कि हमें हर कदम बहुत सोच समझ के रखना है क्योंकि हम चोटी पर हैं। तो वह सारा का सारा समूह वो धीरे धीरे पैर रखेगा, लेकिन चोटी से नीचे की तरफ बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि चोटी पर तो इतनी जगह थी नहीं कि वो चल सके। तो वो धीमे धीमे धीमे, क्योंकि उनको याद है कि एक भी कदम अगर उनका गलत पड़ा तो उससे दिक्कत हो जाएगी, तो वह अब धीरे धीरे धीमी गति से, पर अब सब के सब एक दिशा में चल रहे हैं। भले गति समतल मैदान की गति की तुलना में बहुत धीमी हो, वैसा होता भी। मैंने आपको बताया कि साहब ये वेग 10⁻³ 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड बहुत कम होता है। ये आप ऐसे समझ लें। अगर आपको और ओरिजिनल सीन देखना है, एक व्यक्ति जिसने बहुत ड्रिंक कर रखी है, क्लियर साहब, बहुत ड्रिंक करने वाला व्यक्ति जब अपने घर की ओर रवाना होता है तो ये तो निश्चित है कि वो घर पहुंचेगा, पर यह निश्चित नहीं है कि वो कितने टाइम में पहुंचेगा। अब क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है तो वो चलेगा, भटकेगा, फिर उसको याद आएगा कि मैं जिस गली में जा रहा हूं वो मेरे मकान या मेरे घर की तरफ नहीं जाती, फिर दिशा बदलेगा, फिर एक निश्चित दिशा को बढ़ेगा, लेकिन फिर कहीं भटकेगा।
ऐसे उठते पड़ते गिरते 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में, लेकिन वो अपने घर को पहुंचेगा। तो सब विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद यही सिचुएशन किसकी हो जाती है? इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की हो जाती है। क्लियर साहब? तो सब इस तरह का सिचुएशन विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर उत्पन्न होता है। क्लियर साहब? अब इससे आगे की बेसिक की बात है, तो फिर मैं आगे का बेसिक अब अगले लेक्चर में लूंगा। ये बेसिक यहीं तक ही, बस इसको सीन में दिमाग में रखिए, है ना, इसको दिमाग में रखिए, क्योंकि अगला जैसे लेक्चर ले रहा हूं मैं, अगला लेक्चर लेते ही फिर बात यहीं से उठेगी, है ना। 2 छोटी छोटी भौतिक राशियां पढ़ाई जाएंगी, फिर अपन वेग की तरफ चल निकलेंगे और फिर आगे बातें चलती रहेंगी। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।